देखो जी, बीएससी थर्ड सेम मैथमेटिकल मेथड, और किसकी बात होगी? हाँ, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसमें एक शब्द है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म का मतलब है रूपांतरण, और रूपांतरण का मतलब है रूप को परिवर्तित कर देना। तो फंक्शन कुछ और देंगे और ये कुछ और बनाकर दे देगा। ठीक है, यानी अल्टीमेटली हमारे पास कोई फंक्शन होगा और लाप्लास उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। आगे बात समझ में? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। और पहले आ रहा है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, मिल गया ना? और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक ट्रांसफॉर्म और एक इंटीग्रल। ठीक है, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हेल्प से करने वाले हो? इंटीग्रल की हेल्प से। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हेल्प से होगा? इंटीग्रल की हेल्प से होगा। तो देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। ये कह रहा है कि लेट के पी टी, और के पी टी आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। कितने वेरिएबल का फंक्शन है ये? दो वेरिएबल का। तो लेट के पी टी बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पी एंड टी, यानी के पी टी दो वेरिएबल का फंक्शन है, वेयर पी इज अ पैरामीटर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट ऑफ टी। जहां पी क्या है भाई साहब? पी है आपका पैरामीटर। पैरामीटर वो क्वांटिटी होती है जो सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो P is a parameter independent of T. The function fp defined by the integral, और आपने यहां पर एक फंक्शन ऑफ p बनाया, और गौर से देखना ये फंक्शन ऑफ p कैसे बना। आपके पास ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल था kpt। इस kpt में आपने किसकी मल्टीप्लाई करी? ft की। और इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में कर दिया? टी के रेस्पेक्ट में। जब इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट में होगा तो अपर लिमिट की जगह इन्फिनिटी और लोअर लिमिट की जगह क्या रखा जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो किसकी जगह रखा जाना है? ये टी की जगह पर। तो टी की जगह पर तो ये कांस्टेंट पुट कर दिए, लेकिन फिर भी बचा क्या रह जाएगा? पी बचा रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? एक फंक्शन ऑफ पी आएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास एक फंक्शन ऑफ टी था, एक फंक्शन ऑफ टी था, उसमें आपने के पी टी की मल्टीप्लाई करी और इंटीग्रेशन किया टी के रेस्पेक्ट में। टी तो गायब हो गया लिमिट पुट करने पर, अब क्या बचा रह गया? केवल फंक्शन ऑफ पी। तो यही कहलाता है, इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी। तो किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? एफ टी का। एफ टी किस में परिवर्तित हो गया? एफ पी में। एंड इज डिनोटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, या ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। किससे लिखेंगे? इससे। द फंक्शन के पी टी इज कॉल्ड द कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। यहां हम के पी टी को क्या बोलेंगे? कर्नेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में? बताइए, कोई प्रॉब्लम आई हो तो पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ एक काम करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ टी है, मुझे इसको करना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे पहले जरूरत पड़ेगी कर्नेल की, और ये कर्नेल किस किस का फंक्शन है? पी और टी का। तो मैंने के पी टी की एफ टी में मल्टीप्लाई करी और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बचा रह गया फंक्शन ऑफ पी। तो एफ टी ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गया? एफ पी बन गया। तो यहां एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन आपने किसकी हेल्प से किया है? इंटीग्रल की हेल्प से। तो ये कैसा ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, जो आप पढ़ने वाले हो, ये भी अल्टीमेटली क्या है? एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ही है। ठीक है, बस कर्नेल कुछ लाना होगा। ऐसे ही आपके फोरियर होते हैं, वो भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ही होते हैं। चलें आगे? चलिए, तो और आगे बात किसके ऊपर? मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन भी देखेंगे आप इसकी। ठीक है, डेफिनेशन याद भी करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन,
और कर्नेल को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। मैंने कहा था कि कर्नेल ही ले आओ, ठीक है, कर्नेल कुछ ले लेंगे और आप ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या रख देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। If the kernel kpt is defined as kpt is equal to 0 when t is less than 0 and when t is greater than or equal to 0, तो kpt क्या आंसर करेगा, e to the power minus pt। तो पीछे जाओ, पीछे पीछे फॉर्मूला ये लिखा हुआ था, अगर आप गौर फरमाएं तो, कि एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के पी टी और फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी। तो एक काम करता हूं, इसको इसको माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अलग तोड़ लेता हूं और के पी टी एफ टी डी टी और प्लस जीरो टू इन्फिनिटी अलग तोड़ देता हूं और के पी टी और एफ टी इंटू डी टी। जब t जीरो से छोटा हो तो क्या आंसर करता है, जीरो आंसर करता है। तो यहां t जीरो से छोटा है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिया जा रहा है। तो इस सेक्शन में माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के पी टी को रख दूंगा जीरो इंटू एफ टी डी टी और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और जब आपका t जीरो या जीरो से बड़ा हो तो क्या लेते हैं कर्नेल को, e टू द पावर माइनस पी टी। तो e टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। हाँ जी, ये इंटीग्रल पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और बचेगा इतना जितना दिख रहा है, ये रहा जी। अब बहुत बढ़िया चीज मिल गई मुझे कि अगर किसी भी फंक्शन ऑफ टी का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो उसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा, e टू द पावर माइनस पी टी की, और इंटीग्रेट कर दूंगा लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी पर। तो जो फंक्शन ऑफ p आएगा वो ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, किसका, एफ टी का। तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कौन आ गया, फंक्शन ऑफ p। आई इस बात समझ में। तो ये वही कह रहा है कि द इंटीग्रल, sorry, the function f defined by the integral first is called Laplace transform of the function ft and is also denoted by Laplace transform of ft, या फिर fp के ऊपर बार लगा देते हैं। क्लियर हुई बात। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा मेन ये है कि भैया अगर आपके पास कोई फंक्शन ऑफ t है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो निकालने का तरीका रहेगा कि इसमें e टू द पावर माइनस पी टी से पहले तो मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो एक फंक्शन ऑफ p आ जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर। तो पहले यहां फंक्शन ऑफ t था, बदलकर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ p। तो दस लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल p गिव्स बाय फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नोट उठा लेते हैं कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t इज सेट टू एग्जिस्ट इफ द इंटीग्रल वन कन्वर्जेस फॉर सम वैल्यूज ऑफ p, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये इंटरवल कन्वर्ज करता है, सॉरी, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो हम कहेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करता तो हम ये कह देंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। कन्वर्ज करने का मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है वहां इंटीग्रल को, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल्स में। क्लियर हुई बात यहां तक। तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखनी भी है और याद भी करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। और पहली प्रॉपर्टी आ रही है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, समझ गए। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और आगे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बोलेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ही बोलेंगे, समझ गए। और लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहां जरा ध्यान से देखो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती क्या है असल में। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है
कि अगर ट्रांसफॉर्म निकालना है a1 f1t प्लस a2 f2t का, ठीक है, तो जिस प्रकार डिफरेंशिएशन में होता है कि कांस्टेंट अलग हो जाते हैं और डिफरेंशिएशन प्लस पर टूट जाता है, तो ऐसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये प्लस पर टूट जाएगा और कांस्टेंट हो जाएंगे फंक्शन से अलग। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कह रहा है अ ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेड टू बी लीनियर if for every pair of functions f1t and f2t and for every pair of constant a1 a2 we have कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t कैसे टूटेगा जी? a1 बाहर निकलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1, यहां प्लस a2 बाहर निकलेगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2। तो ये भी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है जी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट यहां से बहुत बढ़िया, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई करता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? आपको दिखाई दिया a1 f1t प्लस a2 f2t और इस पर क्या लगा रहे हैं आप? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये भी टूट गया देखो प्लस पर, और दोनों कांस्टेंट बाहर निकल गए कि a1 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1 प्लस a2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2। क्लियर होगी बात? अगर इसके प्रूफ की बात करें तो बहुत आसान रहेगा। आपने किसी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, यही होता है। तो जो लेफ्ट में लिखा हुआ उसको लेकर चलो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t, फॉर्मूला लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी a1 f1t प्लस a2 f2t dt, ये अंदर चला जाएगा और इंटीग्रल प्लस पर टूट जाएगा और कांस्टेंट हो जाएंगे बाहर। तो अल्टीमेट हो जाएगा कि a1 इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी f1t dt प्लस a2 इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी f2t dt। ये भैया किसके लाप्लास का फॉर्मूला? ये किसके लाप्लास का फॉर्मूला? f1 के। और ये किसके लाप्लास का फॉर्मूला? f2 के। तो वही तो लिखा हुआ है कि a1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1 प्लस a2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2। लेफ्ट मोस्ट देखिए और राइट मोस्ट देखिए, तो आपको यहां से दिख जाएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आगे बात समझ? चलते हैं आगे, एक और घटना देखते हैं बढ़िया वाली। पीस वाइज और सेक्शनली कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सेक्शन वाइज, ठीक है। सेक्शन का मतलब है छोड़ छोड़ कर। तो ये कह रहा है अ फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। पीस वाइज मतलब पीसों में, अलग अलग भागों में कॉन्टिन्यूस। अ फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज डिफाइंड ऑन दैट इंटरवल, यानी पूरे इंटरवल पर डिफाइन होना चाहिए, and is such that the interval can be subdivided into a finite number of intervals in each of which ft is continuous and has finite right and left hand limits। क्लियर बात हम किसकी कर रहे हैं जी? पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। हमारे पास कोई इंटरवल है ए बी, दिखाई दे गया, यहां से लेकर यहां तक है क्लोज इंटरवल ए बी। इसमें कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, तो इंटरवल इसमें पीस वाइज कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग कर सकता हूं फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में। कैसे? यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस अलग नजर आ रहा है, एक मिनट, यहां से और यहां तक कॉन्टिन्यूस नजर आ रहा है, कहीं टूट नहीं रहा ग्राफ है। यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस अलग नजर आ रहा है और यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस अलग नजर आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो टुकड़ों में कॉन्टिन्यूस है जी। आगे बात करते हैं थोड़ी सी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक और इंपोर्टेंट टर्म है इसे जानने के लिए,
फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो देखें जी, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब किसी फंक्शन एफ टी को मैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का बोल दूंगा जब टी किसकी तरफ टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ। कब? तब जब वहां एग्जिस्ट कर रहा हो एक पॉजिटिव कांस्टेंट एम। किस प्रकार? और एक नंबर अल्फा। एक कौन कौन एग्जिस्ट कर रहे हो? एक पॉजिटिव कांस्टेंट एम और एक रियल नंबर अल्फा और एक फाइनाइट नंबर टी जीरो। किस प्रकार कि एफ टी की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, मॉड ऑफ एफ टी छोटा रहे एम इंटू ई टू दावर एल्फा टी से। या ये बढ़िया है कि इसको भैया इधर ले आओ, ठीक है, इधर ले आएंगे तो माइनस पावर हो जाएगी कि मॉड ऑफ ई टू दावर माइनस एल्फा टी एफ टी इज लेस देन एम फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी जीरो। पहली बात तो टी किसकी तरफ जा रहा था? इन्फिनिटी की तरफ। तो किसी टी जीरो से आगे बात कर रहे हैं कि टी जीरो से बड़े जो टी आएंगे, टी जीरो से बड़े जो टी आएंगे उन पर एफ टी की वैल्यू निकालते रहो और उन वैल्यूज का जो मॉड है वो छोटा रहना चाहिए एम इंटू ई टू दावर एल्फा टी से। तो हमारा जो फंक्शन ऑफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एल्फा का कहलाएगा जब टी किसकी तरफ जा रहा हो? इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर होगी बात? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो अभी तक। ठीक है, आगे और बढ़िया बात लिखी हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि इफ अ फंक्शन एफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एल्फा तो इट इज ऑल्सो ऑफ बीटा व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन एल्फा। अगर फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एल्फा का है तो ये बीटा का भी होगा और बीटा किससे बड़ा होगा? एल्फा से बड़ा होगा। कोई परेशानी तो नहीं? तो जान लेना आवश्यक है लाप्लास पढ़ने से पहले। आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन ऑफ क्लास ए, यानी कौन से फंक्शन क्लास ए के बोले जाते हैं। ठीक है जी, किन फंक्शंस को बोलते हैं हम क्लास ए के? याद रखना है आपको ओवर द पीरियड कि अ फंक्शन ऑफ क्लास ए, यानी किन फंक्शंस को आप बोलते हो क्लास ए के? अ फंक्शन विच इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। अभी बात हुई किसके ऊपर? बात हुई पीस वाइज कॉन्टिन्यूस के ऊपर। अ फंक्शन विच इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल in the range t is greater than or equal to 0 and is of exponential order as t tends to infinity is known as a function of class A। बहुत ध्यान से देखें। पहली बात तो जब t आपका 0 से बड़ा हो तो फंक्शन कैसा होना चाहिए? पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रखता हो। मतलब दो चीजें कर लें, जब टी आपका नॉन नेगेटिव रहे तो एक तो फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो और साथ में कैसा हो? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का व्हेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम बोल देंगे कि ऐसा फंक्शन कौन सी क्लास का कहलाएगा? क्लास ए का। क्लियर होगी बात? आ जाइए आगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही नहीं हर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता, किनका निकल पाएगा उसकी जानकारी आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, कि किन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा, किनका नहीं मिलेगा, यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कह रहा है इफ एफ टी इज अ फंक्शन विच इज पीसवाइज कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and satisfies mod of ft is less than or equal to m e to the power alpha t for all, चाहे तो अल्फा ले लो या ए ले लो, अभी फिलहाल हम क्या ले लेते हैं इसको? ए। m e to the power at for all t is greater than or equal to 0 and for some constant a and m
देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल पी इज ग्रेटर देन ए। बहुत ध्यान से समझना। देखो मुझे यहाँ क्या क्या मिला। पहली बात तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए प्रत्येक फाइनाइट इंटरवल पर, जहां टी किससे बड़ा या बराबर रहे, 0 0 से। साथ में एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का हो, ये भी बात मिल गई, पीछे पढ़कर आए हो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन। तो क्लास ए का ही हो गया, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन क्लास ए का है जब पी किससे बड़ा रहे, ए से, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गई बात। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन को कैसी क्लास का होना चाहिए, क्लास ए का। अगर फंक्शन क्लास ए का है तो पक्का निकलेगा उसका क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब जब p बड़ा रहे किससे, a से। आगे बात समझ में। हाँ जी, ये आपके काम की चीज है। बिल्कुल आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है कि कब लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन किसका हो, क्लास ए का। और क्लास ए का कब होता है, जब पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रखे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो। चलें आगे, नोट की बात कर लेते हैं। नोट में कह रहा है कि द अबव थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, कोई नहीं, दूसरा स्टेटमेंट है। हाँ, मेरे लिए बहुत काम की लाइन मिल गई, ये वाली। ये वही तो कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं, कि अगर कोई एफ टी क्लास ए का है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, पी इज ग्रेटर देन ए के लिए। यही तो कह रहा था मैं पीछे। आगे बात समझ में। नॉट टू कह रहा है कंडीशंस इन द थ्योरम आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी for the existence of Laplace transform. If these conditions are satisfied, the Laplace transform must exist. If these conditions are not satisfied, the Laplace transform may or may not exist. अगर भैया क्लास ए का है तो पक्का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर क्लास ए का नहीं है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे लिए बहुत बढ़िया बात निकल कर आई कि अगर फंक्शन क्लास ए का है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर क्लास ए का नहीं है तो अब कुछ नहीं कहूंगा मैं, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो फाइनल अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब पढ़ पाए क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। ठीक है, तो फिर